नमस्ते विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो में स्टडी किया था डीएनए की स्ट्रक्चर में उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी डीएनए किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो हमने उस वीडियो में देखा था जो हमारा डीएनए है उसमें बेसिक कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन बेसिक कंपोनेंट है जो डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। ये कंपोनेंट सबसे पहले नाइट्रोजन बेस जब पेंटोज शुगर से मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो ये हमने हमारे पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम आज इसी के आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो ये तीनों कंपोनेंट बनाकर मिलकर जब न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना देते हैं तो हमारा जो डीएनए है वो बन जाता है, उसकी एक संरचना का निर्माण हो जाता है। तो अब डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी वो आज हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह एक डबल हेलिकल स्पाइरली कोल्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन के रूप में होती है और नाइट्रोजन बेसेस जो है वो इनर आर्म के रूप में उपस्थित होती है। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है। ऐसा ही उसके एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड होता है और दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। इस डीएनए की स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो स्टडी करने का कार्य है वह रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और आउटलाइन डीएनए की स्ट्रक्चर को दी थी। लेकिन हम जो डिटेल में डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वह जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल के द्वारा ही हम पढ़ते हैं। रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस की जो स्ट्रक्चर है वो हम अध्ययन नहीं करते हैं। जो मान्य स्ट्रक्चर है डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वह वाटसन क्रिक मॉडल के द्वारा ही हम अध्ययन करते हैं। इन बिटवीन चारगाफ जो थे उन्होंने भी डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की और उन्होंने एक रूल दिया जिसे हम चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। यह रूल क्या कहता है, इसमें आप गौर से सुनिएगा कि इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है जो हमको कई बार कंफ्यूज कर देती है। ये चारगाफ रूल क्या है कि जितनी ग्वानिन होगी उतनी ही साइटोसिन होगी और जितनी एडेनिन होगी उतनी ही थाइमिन होगी। यानी प्यूरिन जो है वह हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होती है। प्यूरिन आपको पता है एडेनिन ग्वानिन यानी A+G ऑलवेज इक्वल पायरिमिडीन C+T। तो A+G ऑलवेज इक्वल टू C+T। तो इस कारण से जो इनका मोलर रेशियो है प्यूरिन और पायरिमिडीन का दोनों इक्वल है वो हमेशा एक होता है। मोलर रेशियो याद रखना विद्यार्थियों, मोलर रेशियो जो है वह एक होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन का 1:1, या इसको हम एक कह सकते हैं। लेकिन इनका अगर हम क्षार रेशियो देखें बेस रेशियो, तो बेस रेशियो क्या कहता है कि A+T, आपको पता है एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो बेस रेशियो है वह एक प्रजाति के लिए हमेशा फिक्स होता है। यानी एक प्रजाति के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम होमोसेपियंस की बात करें या किसी प्लांट की एक स्पीसीज की बात करें तो उस स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें यह बेस रेशियो फिक्स होता है, परंतु यह अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। याद रखिएगा, मोलर रेशियो एक होता है, बेस रेशियो एक प्रजाति के लिए तो फिक्स होता है लेकिन अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग होता है। अगर हम प्रोकैरियोट कोशिका की बात करें तो उसमें ये हमेशा एक से कम होता है क्योंकि उसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है। और यूकैरियोट्स में बात करें तो ये जो बेस रेशियो है वो एक से ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा एडेनिन और थाइमिन की तुलना में कम होती है। तो ये हमारा है चारगाफ रूल, चारगाफ रूल। अब हम डीएनए की स्ट्रक्चर पे आते हैं जो कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल के रूप में आप लोग पढ़ते हो। वाटसन एंड क्रिक, J.D. वाटसन एंड F.H.C. क्रिक ने
यह स्ट्रक्चर दी थी और 1953 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके अनुसार हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह डबल हेलिकल, स्पाइरली कोइल्ड, एंटी पैरेलल और राइट हैंडेड कोइलिंग के साथ होता है, जिसमें शुगर और फॉस्फेट बैकबोन के रूप में होती है और नाइट्रोजन बेसेस जो है वो इनसाइड आर्म के रूप में रहती है। और दोनों जो स्ट्रैंड है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के, दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक वाटसन एंड क्रिक मॉडल, इसकी स्ट्रक्चर हम स्टडी करें। इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रही है कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर दी, इसमें 5 to 3 डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, इसलिए दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। डबल हेलिकल इन्होंने जो स्ट्रक्चर दी, इसके अनुसार अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो डीएनए मॉलिक्यूल इज ए डबल हेलिकल, स्पाइरली कोइल्ड और एक दूसरे के प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल का जो व्यास है वह 20 एंगस्ट्रोम 20 एंगस्ट्रोम होता है, या 2 नैनोमीटर भी हम उसको कह सकते हैं। एक हेलिक्स बनता है उसकी जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर अथवा 34 एंगस्ट्रोम होती है, 34 एंगस्ट्रोम होती है। इस एक हेलिक्स में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स के पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के पाए जाते हैं। इसलिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी हमेशा 3.4 एंगस्ट्रोम होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। इसमें हम यहाँ और क्लियर देख सकते हैं कि किस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है हमारे डीएनए की। ये स्पाइरली कोइल्ड होता है, एक हेलिक्स होती है जिसमें 34 एंगस्ट्रोम उसकी लेंथ होती है, उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। और इसके अलावा इसमें एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव अल्टरनेट पाई जाती है। एक मेजर ग्रूव होती है और एक माइनर ग्रूव होती है, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव एक हेलिक्स का जो टर्न पूरा होता है उसके कारण बनती है, और माइनर ग्रूव दो जो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड के मध्य की दूरी जो है वह माइनर ग्रूव बनाती है। एक हेलिक्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं, हेलिक्स एक टर्न पूरा हो रहा है, इस तरीके से एक टर्न पूरा हो रहा है। इस टर्न को पूरा होने पे जो ग्रूव बनती है वह तो मेजर ग्रूव होती है, और दो स्ट्रैंड जो पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो ये जो पैरेलल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के कारण जो ग्रूव बन रही है उसे माइनर ग्रूव कहते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वह एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और उसके अंदर जो शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 11 एंगस्ट्रोम होती है, और पूरे जो डीएनए मॉलिक्यूल स्पाइरली कोइल्ड बन रहा है उसका जो व्यास होता है वह 20 एंगस्ट्रोम होता है। इसको अगर हम और ब्रॉड देखें किस प्रकार से हमारा जो डीएनए है वो स्पाइरली कोइल्ड है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। इसको और यहाँ पर आप क्लियरली इस स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 to 3 डायरेक्शन, एक 5 to 3 डायरेक्शन में होता है और दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पे रन कर रहा है 5 to 3 डायरेक्शन, दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन, यानी 3 to 5 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन में इस प्रकार से यहाँ पे रन कर रहा है। इसका 5 एंड पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होता है, और 3 एंड पे हमेशा OH ग्रुप होता है, 3 एंड पे हमेशा OH ग्रुप होता है। यहाँ पे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा आपस में जुड़ते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। इस जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें इस शुगर से इस शुगर की दूरी हमेशा 11 एंगस्ट्रॉम होती है, 11 एंगस्ट्रॉम होती है, और पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का व्यास अगर हम यहाँ से यहाँ तक करें तो वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों एंटी पैरेलल होती है। ये मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव पाई जाती है। तो ये हमारा जो डीएनए है उसके वाटसन क्रिक मॉडल इस प्रकार से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अगर हम हमारे डीएनए मॉलिक्यूल का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें कि क्या काम करता है हमारा, इसकी क्या महत्व है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमने हमारे पहले की वीडियो में बताया था कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या करता है, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है वह हमारी कोशिका की जितनी भी वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य हमारा डीएनए करता है। रेप्लिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवलिटी के लिए कि डीएनए कैन मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपनी जैसी कॉपी बना सकता है। तो रेप्लिकेशन अथवा डुप्लीकेशन करता है। जो भी ये वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो किसके द्वारा करता है, आरएनए निर्माण के द्वारा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके जब इसको जैसा काम करना है वैसा आरएनए बनाएगा और ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं। उसके बाद वैसी प्रोटीन बन जाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसके अलावा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है वह है कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वह पर्याप्त स्टेबल होता है, स्थायी होता है। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता है हमारी संतति हमारी जैसी ही होगी इसके स्थायित्व के कारण। अगर डीएनए स्थायी नहीं हो तो कब इसमें म्यूटेशन हो जाए, कब इसमें परिवर्तन हो जाए और अगली संतति कैसी हो हमें पता भी नहीं हो। परंतु अब हमें पता है कि हमारी संतति हमारे जैसी होगी, यानी स्टेबल होता है। इसके अंदर म्यूटेशन चेंजेस बहुत स्लो होते हैं और धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये इसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो विद्यार्थियों, आगे हम वीडियो में और इसके बारे आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुई। आप लगातार ये वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, ताकि जब जब कोई नया वीडियो अपलोड हो आपके समक्ष वो आ जाए और आप उसको देख सके। ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और आप इसको देखते रहिएगा। धन्यवाद।